आज हम इस नए शैक्षिक सत्र के ज्योग्राफी के पहले यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी क्लास में ज्योग्राफी का ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर चलता है। हमने कक्षा 11 में भूगोल की भौतिक भूगोल शाखा का अध्ययन किया था और इस क्लास में हम मानव भूगोल शाखा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि इस यूनिट के तहत ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट नंबर फर्स्ट की स्टडी करेंगे। पहला आपका पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी की प्रकृति और विषय क्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र, इसके बारे में हमें पढ़ना है। पूरे अध्याय के अध्ययन के दौरान हम कुछ मेजर चीजों का अध्ययन करेंगे, उसको हम पहले ही नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी किताब में ह्यूमन ज्योग्राफी का अर्थ व परिभाषा का चैप्टर दिया गया है। हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अर्थ और परिभाषा को समझेंगे। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी की प्रकृति के बारे में स्टडी की गई है, नेचर के बारे में। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी के विषय क्षेत्र के बारे में पाठ में दिया गया है। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी के विकास का संक्षिप्त अध्ययन किया गया है और ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ नवीन प्रवृत्तियां आई थी, उनका भी किताब ने संक्षिप्त में जिक्र किया है। तो हम भी ये जानेंगे कि अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी की डेवलपमेंट हिस्ट्री और ह्यूमन ज्योग्राफी में आई रिसेंट ट्रेंड क्या है, नवीन प्रवृत्तियां क्या है। तो सबसे पहले हम अर्थ और परिभाषा पे आ जाते हैं। आपको पता होगा, हमने जब कक्षा 11 में भूगोल का अध्ययन किया था, उस समय हमने ये देखा था कि 18वीं शताब्दी के आसपास आते आते भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक बहस छिड़ पड़ी कि भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए पूरे अध्ययन क्षेत्र को एक ही विषय भूगोल के रूप में अध्ययन करना थोड़ा जटिल सा लगता है। क्योंकि आपको पता होगा, उत्पत्ति के समय ज्योग्राफी केवल ब्रह्मांड की घटनाओं का अध्ययन करती थी। समय के साथ उसमें परिवर्तन आया, पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन उसमें शामिल हुआ, जिसमें भूगर्भ, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल से लेकर के जीवमंडल तक की घटनाओं का अध्ययन शामिल किया गया। और धीरे धीरे मानव की घटनाओं अर्थात मानव की क्रियाओं का भी अध्ययन शामिल हो गया। तो विषय क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए 18वीं शताब्दी के आसपास भूगोल में विषय क्षेत्र को लेकर के विद्वानों में बहस छिड़ पड़ी और आखिरकार ज्योग्राफी की अध्ययन सामग्री को 2 भागों में बांटना स्वीकार किया गया और उसी समय से ज्योग्राफी की 2 शाखाएं अस्तित्व में आई। ये अपन ने कक्षा 11 में पढ़ा था। भूगोल की 2 शाखाएं बनी,
एक तो बना भौतिक भूगोल और दूसरा बना मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जो इस पृथ्वी पर घटित होने वाली प्राकृतिक घटनाओं से लेकर के प्राकृतिक तथ्यों के इतिहास से लेकर के वर्तमान तक की विकास यात्रा का अध्ययन करता है, वो भौतिक है। दूसरी शाखा मानव भूगोल जो इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति से लेकर के आज तक मानव से जुड़े हुए तथ्य और घटनाओं का अध्ययन करती है, उसको हमने मान लिया मानव भूगोल। हालांकि इसकी विकास की स्ट्रीम पढ़ेंगे कि मानव भूगोल का विकास कहां से शुरू होता है, लेकिन संक्षिप्त में मैं यहां बता दूं कि मानव भूगोल की जो उत्पत्ति है एक विषय के रूप में रेडजेल से मानी जाती है। रेडजेल जर्मनी का एक विद्वान था, आपकी किताब में इसका जिक्र किया गया है। रेडजेल ने एक किताब लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। 2 खंडों में लिखी थी। एक खंड लिखा था 1881 में, एक खंड लिखा था 1892 में। इस किताब से ही ह्यूमन ज्योग्राफी की शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि मानव भूगोल का पिता रेडजेल है। भूगोल एक बहुत बड़ा विषय है। आपकी किताब ने भूगोल की कुछ विशेषताओं के बारे में भी जिक्र किया है, आप किताब में नोट कर सकते हो। इसने लिखा है भूगोल के बारे में कि भाई ह्यूमन ज्योग्राफी का स्टडी भूगोल में कहां से आया, ह्यूमन का स्टडी भूगोल में कहां से आया। तो ज्योग्राफी के कुछ नेचर के बारे में, भूगोल के कुछ नेचर के बारे में इसने लिखा है। 2 चीजें दी है। एक तो भूगोल अनुभवात्मक अध्ययन है, अनुभवात्मक अध्ययन है। और एक इसने लिखा है भूगोल समाकलनात्मक अध्ययन है। ये 2 चीजें आपकी किताब में लिखी हुई है। और एक इसने लिखा है भूगोल क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है। देखो भूगोल का नेचर ही ऐसा ही रहा है, भूगोल का नेचर ऐसा रहा है। तो प्रश्न ये उठेगा कि भूगोल तो जो ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला विषय था, उसने मानव को कैसे शामिल कर लिया। तब इस मैटर पे हम आते हैं। भूगोल ने हमेशा हर तथ्य को परीक्षणित करके लिखा है, प्रयोगों पर सिद्ध करके लिखा है, जान करके लिखा है। जितने भी भूगोलवेत्ता हुए कल्पनाओं से हटकर के उसने तार्किकता पर ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए भूगोल अनुभवात्मक साइंस कहलाता है। दूसरा मैटर है भूगोल समाकलनात्मक विषय है। यहां आप ध्यान रखना, उस विषय को समाकलनात्मक कहते हैं जो अन्य विषयों की विषय सामग्री को भी अपने अध्ययन में समाकलित करता है, जोड़ता है। आपने कक्षा 11 में भूगोल में यह पढ़ा था कि भूगोल न केवल ब्रह्मांड और पृथ्वी का अध्ययन करता है, बल्कि समाजशास्त्र के कुछ पहलू भी भूगोल में है, अर्थशास्त्र के पहलू भी है, राजनीति के पहलू भी है, इतिहास के पहलू भी है। तो इस तरीके से गणित के पहलू भी भूगोल में है, साइंस की बहुत सारी साइंस, प्राकृतिक साइंस, भौतिकी के पहलू भी भूगोल में है। इसलिए भूगोल एक समाकलनात्मक विषय है। और भूगोल के इस नेचर ने ही, भूगोल की समाकलनात्मक प्रवृत्ति ने ही मानव के अध्ययन को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया। और जब मानव की स्टडी भूगोल में लिखी जाने लगी कि मानव कब से पैदा हुआ, प्राचीन समय में मानव का व्यवहार क्या था, कौन कौन सी क्रियाएं करता था, फिर समय के साथ मानव में क्या बदलाव आए, इस तरीके की चीजें जब भूगोल में शामिल हुई तो उस समय से हम कह सकते हैं कि भूगोल मानव का अध्ययन करना शुरू हुआ। तब लाजमी था कि मानव के भूगोल को एक अलग शाखा के रूप में पढ़ा जाए, और वो शाखा मानव भूगोल के रूप में अस्तित्व में आई। तो मानव भूगोल अपने आप में एक पाठ्य सामग्री है भूगोल की। और यही नहीं, एक चीज आपकी किताब ने और लिखी है कि नो डाउट भूगोल क्यों मानव का अध्ययन करती है।
करेगी, क्योंकि इसने लिखा है कि भूगोल को हम केवल भौतिक तथ्यों से जोड़ करके देख लें तो ये अन्याय होगा भूगोल के साथ, क्योंकि भौतिक तथ्य कभी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। भौतिक तथ्यों का महत्व तो उसी समय होता है जब मानव उस पर कुछ न कुछ क्रियाकलाप करता है। अरे भाई नदी चल रही है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है जब मानव उस जल का इस्तेमाल नहीं करेगा। जब मानव नदी के जल का इस्तेमाल करेगा तभी तो उस नदी का इंपॉर्टेंस होगा। तो भौतिक भूगोल के तथ्य अर्थात भौतिकी के तथ्यों का महत्व उसी समय होता है जब मानव उसे यूज करता है। इसलिए आपकी किताब कहती है कि भौतिक प्रकृति और मानव ये दोनों अविभाज्य इकाई है, और अविभाज्य इकाई होने के कारण ही मानव और भौतिक दोनों चीजों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। तो ये भूगोल का स्वभाव था जिसके कारण मानव के अध्ययन को भूगोल में शामिल किया गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है भूगोल में क्यों मानव के अध्ययन को शामिल किया गया। तो मैंने 3-4 चीजें बताई कि भूगोल समाकलनात्मक विज्ञान है, भूगोल की प्रकृति ह्यूमन नेचर को समझना रही है, भौतिक और मानव ये दो पहलू एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इसलिए दोनों का अध्ययन करना जरूरी है। अब भूगोल का अर्थ क्या है इसको समझने के लिए हम 3 परिभाषाओं की स्टडी करेंगे, और वो 3 परिभाषा आप पहले लिख लो, अपनी कॉपी में नोट करो। मैं भी बोर्ड पे आपको लिखवा रहा हूं 3 की परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा आप रेड जेल की लिखो। रेड जेल, ये 4 परिभाषाएं आपकी किताब में दी गई है। आपने इसको नोट कर लिया होगा चारों परिभाषाओं को। थोड़ा परिभाषा का एनालिसिस कर लें, उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी का मीनिंग समझ में आएगा। यहां प्रश्न तो ये उठता है कि सर जब भूगोल से भौतिक चैप्टर से ह्यूमन चैप्टर को अलग किया गया तो ह्यूमन चैप्टर में किसका अध्ययन किया गया, इस मानव भूगोल के तहत क्या लिखा जाने लगा। तो 4 विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। सबसे पहले रेड जेल की परिभाषा का एनालिसिस कर सकते हैं। रेड जेल ने, आपको याद होगा रेड जेल जर्मनी का विद्वान है, इसने एक किताब लिखी थी, अपने पहले इसकी अध्ययन स्टडी की है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिन्हें नृविज्ञान के नाम से जाना जाता है। नृविज्ञान, एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखी थी उसने, एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखी थी। कब लिखी थी? 1881 और 1892, 2 अलग अलग खंडों में निकाली थी। उसमें उसने एक डेफिनेशन दी थी कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। रेड जेल कहता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी वो पुस्तक है। देखो एक चीज मैं आपको यहां और बता दूं कि परिभाषा कभी तोड़ मरोड़ के नहीं लिखी जाती है। परिभाषा उसी विद्वान के शब्दों में अक्षरश लिखी जाती है। ये गलती मत करना, अपनी मर्जी से परिभाषा नहीं डालनी है कि रेड जेल ने फिर अपनी मर्जी से कर दी, ऐसा नहीं होगा। रेड जेल ने तो अपनी किताब में ह्यूमन ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन उन जिन शब्दों में लिखी वही शब्द यहां अपन को नोट करने हैं, लेकिन थोड़ा एनालिसिस कर लें। परिभाषा क्या देख लो। रेड जेल क्या कहता है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच अंतर संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। 3 चीज नोट करनी है आपको। वो कह रहा है, एक तो चीज आपको नोट करनी है, मानव समाज की बात कर रहा है, दूसरी बात धरातल की कर रहा है, और तीसरी बात संश्लेषित अध्ययन की कर रहा है। वो कहता है, रेड जेल कहता है कि मानव भूगोल में उन सब क्रियाओं का अध्ययन है जो ह्यूमन के बीच और धरातल के बीच होती है। अर्थात यह मानव समाज का मतलब मानव है। मानव धरातल के साथ क्या इंटर रिलेशन रखता है, क्या अंतर क्रिया करता है। मैं सीधे शब्दों में कह दूं, मानव कृषि करेगा, व्यापार वाणिज्य उद्योग धंधे इस एनवायरमेंट्स के साथ इंटर रिलेशन करके कुछ काम करेगा। उस काम का जिक्र ये करना चाहता है कि मानव समाज और धरातल के बीच जो अंतर संबंध है उनका संश्लेषित ज्ञान,
सार गर्भित ज्ञान, तथ्यों पर आधारित ज्ञान ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर हुई। दूसरी डेफिनेशन है सैंपल की। एक चीज मैं यहां आपको नोट करवा दूं, किताब ने भी कहा है, रेडजेल ने, हम आगे पढ़ेंगे कि आदिकाल से लेकर के वर्तमान समय तक मानव प्रकृति के साथ इंटर रिलेशन रखता आया है। मानव और प्रकृति के बीच कैसे संबंध रहे हैं, इसको लेकर के ह्यूमन ज्योग्राफी में कई विचारधाराएं चलती है, जिसमें 3 विचारधारा महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखना। नियतिवाद, या जिसको निश्चयवाद कहते हैं, या पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। दूसरा संभववाद, और तीसरा नवनियतिवाद। और मैं ये 3 चीजें इसलिए बता रहा हूं कि ये हमारे किताब का हिस्सा है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए बता रहा हूं। रेडजेल ने जो डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन नियतिवाद से प्रभावित होकर के दी है। आप कहोगे सर नियतिवाद क्या है, आगे हम इनका विस्तार से देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, नियतिवाद मानव और पर्यावरण के संबंधों की एक विचारधारा है। नियतिवाद विचारधारा ये कहती है कि प्रकृति हमेशा मानव पर प्रभावशाली रही है, अर्थात मानव के क्रियाकलापों पर प्रकृति का प्रभाव रहता है। ये विचारधारा नियतिवाद कहलाती है, और इस विचारधारा से प्रभावित रेडजेल था। बड़ी किताबों में आपको मिलेगा, रेडजेल तो पर्यावरणीय नियतिवाद का जन्मदाता था, और ये विचारधारा जर्मनियों से निकली थी, नियतिवाद। फिर साइंस और टेक्नोलॉजी के आने के बाद नई विचारधारा भी अस्तित्व में आई, और इसने एक थियरी भी दी थी रेडजेल ने, उसका किताब में बिल्कुल संक्षिप्त में लिखा है। रेडजेल ने एक थियरी दी थी, पार्थिव एकता का सिद्धांत। ये भी अपनी किताब में है, बड़े रूप में नहीं है, केवल संक्षिप्त लिखा है। आपसे ये पूछा जा सकता है पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने दिया? रेडजेल ने। उसने कहा कि पृथ्वी के समस्त भौतिक और जैविक घटक एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ये पार्थिव एकता की थ्योरी कहती है। चलो वो आगे है, नेक्स्ट देखेंगे उसका। रेडजेल कंप्लीट हो गया, उसके बाद सैंपल अमेरिका की विद्वान थी, सैंपल रेडजेल की परम शिष्या थी, नियतिवाद की बड़ी समर्थक थी। इसने 1911 में इसने किताब लिखी थी, और इसकी किताब काफी चर्चित भी रही थी। इसकी किताब का नाम था भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। भौगोलिक वातावरण के प्रभाव में उसने एक परिभाषा दी थी कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। ये कहती है कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। फिर देखो सैंपल क्या बोलती है कि मानव भूगोल क्या है। वो कहती है कि मानव भूगोल चंचल मानव मीन्स उत्पत्ति से लेकर आज तक कुछ न कुछ नया करता ही आया है। कभी ये जड़ बुद्धि का नहीं रहा है, हमेशा इस प्रकृति के साथ कुछ नया करता है। पहले कृषि करी, यानी सबसे पहले शिकार किया होगा इसने, संग्रहण किया होगा, फिर कृषि शुरू कर दी, फिर इंडस्ट्री ला दी इसने, परिवहन ला दिया इसने, एरोप्लेन बना दिया इसने, तो चंचल तो है ही। इसने कहा कि पृथ्वी पर चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, समय के साथ इसमें घटनाएं घटती रहती है। अब पृथ्वी पे क्या घटनाएं घटती हैं? अपन ने पूर्व की क्लासों में फिजिकल के अंदर पढ़ा था कि उत्पत्ति से लेकर के आज तक पृथ्वी एक जैसी नहीं रही है। विभिन्न घटनाएं इस पृथ्वी पर घटती रहती है। पर्वत बनते हैं, पठार बनते हैं, ज्वालामुखी आती है, भूकंप आते हैं, नया जीव अस्तित्व में आता है। तो पृथ्वी अस्थायी है, कुछ न कुछ नया घटित होता रहता है। इस अस्थायी पृथ्वी और पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव के बीच संबंध जो आदिकाल से परिवर्तित रहे हैं। पहले कुछ अलग संबंध थे, समय के साथ मानव ने विकास किया तो कुछ अलग संबंध हो गए। उन सारे परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ह्यूमन ज्योग्राफी में किया जाता है। ये बात सैंपल कहती है। उसके बाद आती है ब्लास की थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ जियोग्राफी इसने लिखी थी, भूगोल के सिद्धांत लिखे थे 1923 के अंदर। ये फ्रांस का था।
ब्लास फ्रांस का था। ब्लास इन दोनों से अलग विचार रखता था। मैंने कहा मानव पर्यावरण संबंधों की 3 विचारधारा थी, नियतिवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद। जो दूसरी विचारधारा थी जिन्हें हम संभववाद कहते हैं। संक्षिप्त में मैं बता दूं, मानव पर्यावरण संबंधों की वह विचारधारा जिसमें प्रकृति पर मानवीय ज्ञान और बुद्धि को प्रभावशाली माना गया है, यानी प्रकृति को मानव विजित कर सकता है, यह विचारधारा संभववाद है, पॉसिबिलिज्म। और संभववादी विद्वान मानव को पृथ्वी पर प्रभावशाली इस आधार पर मानते हैं कि मानव के पास ज्ञान है और बुद्धि है। ज्ञान और बुद्धि के चलते विज्ञान के नए नए आविष्कार मानव ने कर लिए हैं। इसलिए मानव प्रकृति में आने वाली हर बाधाओं को अपने ज्ञान और बुद्धि से हटाता रहता है। इसने तो कई एग्जाम्पल दिए कि ध्रुवों पर सब्जियां पैदा नहीं होती थी, हमने सब्जी पैदा कर दी। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। पृथ्वी की आंतरिक प्रांतों में पाया जाने वाला पेट्रोलियम हमने निकाल लिया। अंतरिक्ष में नहीं जा सकते थे क्योंकि ग्रेविटेशन था पृथ्वी का, हमने ग्रेविटेशन को चीरने वाले आविष्कार कर दिए। तब इसने कहा कि प्रकृति के हर मैटर को हमने जीता है, इसलिए यह विचारधारा अस्तित्व में आई। ब्लास क्या कहता है? देखो, ब्लास कहता है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव, यहां पृथ्वी का मतलब प्रकृति है। ब्लास कहता है कि मानव भूगोल में पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंध, बात वही है, सेम है। तीनों ने ही एक ही बात करी है कि मानव और प्रकृति का अंतर संबंध, मानव और धरातल का अंतर संबंध। यह भी कह रहा है कि इस पृथ्वी और मानव के बीच कुछ पारस्परिक संबंध है और उन संबंधों से कुछ नए विचार आते हैं। कृषि एक विचार था, उद्योग एक विचार था, व्यापार वाणिज्य एक विचार था। इन विचारों का अध्ययन है। और आगे ये लिखता है कि ये जो पारस्परिक संबंधों से जो नए विचार आते हैं, उन विचारों में कौन है वो विचार जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, यहां ये बात और कहता है कि मानव भूगोल के अंदर भौतिक कारकों का भी अध्ययन होता है। आपको भौतिक कारकों का कहां अध्ययन होता है? मैं कुछ सिंपल एग्जांपल दे दूं। बाढ़ भौतिक कारक है, लेकिन मानव को प्रभावित करेगा, तो वो प्रकृति को नियंत्रित करने वाला कुछ ऐसा भौतिक नियम है जिसकी वजह से प्रकृति नियंत्रित होती है। और फिर आगे ये लिखता है कि उन भौतिक नियमों के साथ साथ पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव और उन जीवों के पारस्परिक संबंध, मतलब मानव का पृथ्वी से संबंध, इस पृथ्वी पर घटने वाले भौतिक जो कारक है जो पृथ्वी को नियंत्रित करते हैं, उन कारकों का अध्ययन, और उन कारकों और मानव अर्थात एक जीव के रूप में मानव का उस नियमों के साथ, उन कारकों के साथ, मीन्स इस प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के साथ क्या इंटर रिलेशन है, उसका एक विशिष्ट ज्ञान इस ह्यूमन ज्योग्राफी में शामिल है। बड़ी डिफिकल्ट परिभाषा है, लेकिन इसको सिंपल शब्दों में कहते हैं कि ब्लास कहना क्या चाहता है। ब्लास यही कहना चाहता है कि इस पृथ्वी पर मानव और प्रकृति के बीच में संबंध पाए जाते हैं। उन संबंधों के तहत कुछ नए सिद्धांत अस्तित्व में आए, जैसे कृषि, व्यापार, वाणिज्य जो भी था, उनका अध्ययन भी मानव भूगोल में है। साथ ही साथ इन सब क्रियाओं की वजह से इस पृथ्वी पर जो भी भौतिक घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं का मानव के साथ क्या इंटर रिलेशन है, उनका भी संश्लिष्ट ज्ञान मानव भूगोल में शामिल किया जाता है। उसके बाद डेफिनेशन आती है डिंकेन और पिट्स की। वो बहुत सीधी सीधी परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि मानव और उसके कार्यों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। मानव और उसके कार्य मीन्स उत्पत्ति से लेकर के आज तक मानव की विकास यात्रा क्या है और वो इस धरातल पर रह करके क्या कार्य करता है, उसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। फिर आपकी किताब ने कुछ बातें लिखी है, उसको भी आपको नोट करना है। फिर एक संक्षिप्त में सारगर्भित परिभाषा दी है ह्यूमन ज्योग्राफी की,
कि इन सब परिभाषाओं को समझने के बाद, देखने के बाद हमें क्या लगता है ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, या ह्यूमन ज्योग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको क्या लगा किसका अध्ययन है? सिंपल से शब्दों में कहूं तो मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है। आप नोट कर सकते हो या हम बाद में जब नोट्स लिखाएंगे उसमें आप लिखा देंगे। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव, उसकी उत्पत्ति से लेकर के आज तक की विकास यात्रा, मीन्स मानव की विकास यात्रा, इस प्रकृति के साथ मानव के क्या अंतर संबंध रहे हैं उसका, मानव के विभिन्न क्रियाकलाप, मीन्स उत्पत्ति से लेकर के आज तक मानव क्या क्या क्रियाएं करता है उनका, उन क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इत्यादि का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। तो मानव भूगोल के अध्ययन के कुछ आप पॉइंट लिख दो कि मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है। मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है, तब आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। वैसे अध्ययन क्षेत्र में अपन विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहां हमारे सामने 3-4 चीजें निकल करके आएगी। पहली चीज तो निकल करके आई मानव की उत्पत्ति से लेकर आज तक विकास यात्रा का अध्ययन इसमें है, बड़े अर्थों में कहता हूं मैं। दूसरा एक चीज ये निकल करके आई कि मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन है इसमें। एक चीज ये निकल करके आई कि मानव भूगोल में मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। मानवीय क्रियाकलापों व उनके पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन है। ये 3 चीज मुझे बड़ी चीज निकल करके आई। मानवीय क्रियाकलाप, इसको मैं और संक्षिप्त कर दूं, जिन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं मीन्स जिन्हें हम व्यवसाय कहते हैं। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई इन परिभाषाओं को देखने के बाद हमें ये चीज निकल करके आती है कि हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो ये हो गई ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में एक जनरल स्टडी। तो अर्थ और परिभाषा समझ में आ गई। आपको ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उन प्रश्नों को ही नोट करना है जो आ सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बताऊं कि एज ए स्टूडेंट क्लास 12 में हम ये सोच लें कि सर हमें तो केवल अच्छी मार्किंग करने के लिए अध्ययन करना है, तो मैं आपके इस विचार से कभी सहमत नहीं हूं। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि आप ज्योग्राफी में 95 लाते हो या 75। ये बात कोई मायने नहीं रखती है। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि आप जिस भी चीज को पढ़ते हो उसे एज ए नॉलेज पढ़िए, एज ए नॉलेज, और वो ज्ञान स्थायी होना चाहिए। इसलिए मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें मार्क्स को ध्यान रख करके नहीं पढ़ाऊंगा। हमें एज ए नॉलेज पूरा पढ़ना है, क्योंकि ये ज्ञान आगे भी काम आने वाला है। इसलिए हाँ, जरूर हम बोर्ड के ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखेंगे, प्रश्न वगैरह देखेंगे, लेकिन हमारा फोकस रहेगा कि हम जो चीज यहां पढ़ाई जा रही है उसके ज्ञान को बेसिक आधार मानते हुए ग्रहण करें। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है मानव भूगोल की प्रकृति। पहले तो मैं ये बता दूं तुम्हें प्रकृति क्या है, जिन्हें हम नेचर कहते हैं। यहां प्रकृति का मतलब
भौतिकी नहीं है। यहां प्रकृति का मतलब है स्वभाव, स्वभाव या आदत। अब आप कहोगे स्वभाव या आदत तो जीवों का होता है, ये तो सब्जेक्ट है, इसका क्या स्वभाव होगा? तो फिर आप एक बात ये दिमाग में बिठाओ, वैसे प्रत्येक सब्जेक्ट की अपनी प्रकृति होती है, अपना स्वभाव होता है। यहां स्वभाव या प्रकृति से तात्पर्य है कि वो विषय किन किन बिंदुओं का अध्ययन करना पसंद करता है, ये प्रकृति कहलाती है। मतलब किन विषयों का अध्ययन करना उनकी आदत है और किस तरीके से अध्ययन किया जाता है। दो चीजें निकल करके आई है। जब किसी भी सब्जेक्ट की प्रकृति पढ़ी जाती है तो उसमें दो चीजें देखी जाती है। एक तो देखा जाता है विषय क्षेत्र, हालांकि आपको विषय क्षेत्र तो एक अलग दे रखा है, यहां तो विस्तार से पढ़ेंगे और यहां बिल्कुल संक्षिप्त में देखेंगे कि ये विषय को किस तरीके से अध्ययन करता है। और प्रकृति में दूसरा है विधि तंत्र, अध्ययन करने का तरीका क्या है। फिर ये तो आगे की बात हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। यहां हम बिल्कुल संक्षिप्त में देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी किस तरीके से किसका अध्ययन करती है, किस तरीके से। ये तो हो गया विधि तंत्र, और किसका, ये हो गया विषय क्षेत्र। और जब दोनों को सार में पढ़ोगे तो वो होगी प्रकृति। तो मैं जो चीज लिखूंगा कि भूगोल की प्रकृति क्या है, हमारी किताब ने जो लिखा है उसको आप नोट कर लोगे, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो नोट करो, आप लिख लिए। ये देखो, जब भी तुम्हारे सामने मानव भूगोल की प्रकृति का प्रश्न आता है तब आप कुछ महत्वपूर्ण चीज लिखोगे। वैसे जब आप आगे की ग्रेजुएशन क्लासों में जाओगे तो प्रकृति का बहुत लंबा अध्ययन होगा, लेकिन यहां हम 3-4 चीजें लिखेंगे। मानव भूगोल की प्रकृति। वैसे एक छोटा सा प्रश्न यहां और बन सकता है, आपकी किताब ने भूगोल की प्रकृति के बारे में भी लिखा है कि भूगोल का नेचर क्या है। जीन ब्रुन्स नाम का एक विद्वान हुआ फ्रांस का, और उसने ये बात बताई थी कि भूगोल की ये प्रकृति रही है कि वो जो भी अध्ययन करेगी तो अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो स्थान होगा, या स्थान का अर्थ है कोई क्षेत्र होगा। क्षेत्र का संपूर्ण अध्ययन करेगी, क्षेत्र की भौतिकी और क्षेत्र के सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन भूगोल करेगी। और जीन ब्रुन्स ने तो यहां तक कहा है कि प्रत्येक सब्जेक्ट की अपनी नेचर होती है। जिस तरीके से भूगर्भ चट्टान का अध्ययन करती है, वनस्पति पौधों का अध्ययन करती है, वनस्पति शास्त्र, और मानव विज्ञान मानव की जातियों और उनके ऐतिहासिक कालक्रम का अध्ययन करती है, इतिहास घटनाओं का अध्ययन करती है, वैसे ज्योग्राफी स्थान का अध्ययन करती है। स्थान में ज्योग्राफी का नेचर रहा है कि वो हमेशा किसी स्थान से जुड़े 2 प्रश्नों का उत्तर देती है कि स्थान का संबंध कहां से है, अर्थात इस पूरे स्थान पे, इस पूरे ग्लोब पे कोई भी स्थान का अध्ययन करेगी वो कहां है, और किसी स्थान पर उसका पाया जाना, उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि कहां तो एक सिंपल प्रश्न है, लेकिन क्यों, ये साइंटिफिक क्वेश्चन है। जब मैं कहूं कि हिमालय पैदा हुआ, तुम उत्तर करोगे कहां हुआ, प्रश्न करोगे कहां हुआ, मैं कह दूंगा भारत के उत्तर में हुआ और चाइना के दक्षिण में हुआ। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मैंने देखा, उस उत्तर का जवाब दे दिया, वो कहां है। लेकिन जब तुम्हारा प्रश्न ये होगा कि वो वहां क्यों है, फिर मुझे साइंस में जाना पड़ेगा और बाई रीजन समझाना पड़ेगा कि हिमालय यहीं पर क्यों है। इसलिए भूगोल को साइंस माना जाता है कि तर्क सहित ज्ञान देती है। यहां से मानव भूगोल के बारे में आपकी किताब ने लिखा है, 4 चीजें लिखी है, आपको चारों चीजें नोट करनी है कि मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो है मानवीय क्रियाकलाप।
मानव भूगोल की हमेशा से प्रकृति रही है कि इस धरातल पर मानव क्या क्या क्रियाएं करता है, उसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। तो मानव भूगोल का केंद्र बिंदु हो गया मानवीय क्रियाकलाप, और इसकी जो मेथोडोलॉजी है, इसका विधि तंत्र है, विधि तंत्र में 3 चीजों का उत्तर ये देने की प्रकृति रखता है, नेचर रखता है, कि दुनिया में कहां कहां मानवीय क्रियाएं होती है, कब क्या घटनाएं हुई और कैसे हुई। इन सब का बड़े विस्तार से अध्ययन किया जाता है। तो मानवीय क्रियाकलाप का इन 3 बिंदुओं के साथ कहां, कब और कैसे, इन तीनों प्रश्नों के साथ उत्तर देना यह मानव भूगोल का नेचर रहा है। मानव भूगोल हमेशा से इकोसिस्टम एडजस्टमेंट पर बल देता है, पारिस्थितिकी समायोजन पे बल देता है कि मानव प्रकृति के साथ जो इंटर रिलेशन रखता है उनसे क्या परिणाम आते हैं, उन परिणामों का अध्ययन भी ये करता है। साथ ही साथ मानव भूगोल ये भी लिखता है कि किस तरीके से मानव को प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट करना चाहिए, ये भी इसका नेचर रहा है। क्षेत्र विशेष का अध्ययन करना इसकी आदत रही है, उसे क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर मानवीय क्रियाओं से क्या सांस्कृतिक व्यू निकल करके आते हैं, उनका भी अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। फिर किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले मानव उस प्रदेश के संसाधनों का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनकी व्यू रचना का अध्ययन भी मानव भूगोल की प्रकृति रही है। तो आप एक ये भी लिख सकते हैं कि जनसंख्या, वहां के किसी भी प्रदेश में पाई जाने वाली जनसंख्या और वहां के संसाधनों की व्यू रचना का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। और एक चीज और लिखिए कि हमेशा जब से मानव पैदा हुआ है तब से लेकर के आज तक वो प्रकृति के साथ इंटर रिलेशन करता आया है, अंतर संबंध रखता आया है, कई तरह की मानव प्रक्रियाएं करता है। कुछ प्रक्रियाएं प्रकृति के लिए घातक भी होती है, कुछ एडजस्टमेंटेबल होती है। तो 3 चीजों का ये सुझाव देता है कि मानव प्रकृति के साथ 3 तरह का नेचर रखता है। 3 तरह का नेचर कौन सा? अनुकूलन, रूपांतरण और समायोजन। अनुकूलन का मतलब होता है मानव प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, वो अनुकूलन है, एडॉप्टेशन जिसको कहते हैं। दूसरा है रूपांतरण, चेंजिंग, मानव प्रकृति को परिवर्तित करता है, वो रूपांतरण है। और तीसरा है समायोजन, प्रकृति में कुछ बदलाव करके और खुद को एडॉप्ट कर लेता है, एडजस्टमेंट कहते हैं। और उत्पत्ति से लेकर के आज तक मानव प्रकृति के साथ अनुकूलन और रूपांतरण व समायोजन की क्या क्या कब कब क्रियाएं करता आया है, इन सब का अध्ययन करना ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर रहा है। तो ये हो गया मानव भूगोल की प्रकृति। 2 चीजें क्लियर हुई है, मानव भूगोल का आरत परिभाषा और मानव भूगोल की प्रकृति। 3 चीजें पीछे और बाकी रही है। अगली क्लास में हम उन 3 चीजों पर चर्चा करेंगे।